नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। 9 सितंबर को चुनाव होने हैं, उसी दिन नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले इस पर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन पर बीजेपी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए, उन्हें घेरने की कोशिश की गई, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन सुदर्शन रेड्डी लगातार बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं और अब उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह को चुनौती दे दी और साफ साफ कहा है कि पहले मेरा वो आदेश आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसे पढ़िए, उसके बाद आकर सामने बात कीजिए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए के उम्मीदवार हैं राधा कृष्णन, उनको भी उन्होंने चुनौती दी है कि आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए। और ये बड़ी बात है कि एनडीए उम्मीदवार पूरी तरह खामोश दिखाई दे रहे हैं और एनडीए उम्मीदवार के बजाय एनडीए के जो दूसरे दल हैं और दूसरे दलों में भी खासकर बीजेपी ही सिर्फ लगातार बी सुदर्शन रेड्डी पर हमलावर बनी हुई है, जैसे चुनाव बीजेपी लड़ रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है और इस सब के बीच में बी सुदर्शन रेड्डी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, खुद फ्रंट में आकर उन तमाम आरोपों का जवाब दे रहे हैं, सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे दी है, जिससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और बी सुदर्शन रेड्डी अपनी उम्मीदवारी को लेकर काफी मजबूत हैं। हाँ, बिल्कुल, बी सुदर्शन रेड्डी अपनी उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। बिल्कुल अंशिता जी, आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने बहुत तगड़े शब्दों में अमित शाह को चुनौती दी जी। और पहले तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि भाई आपने पहले मेरा वो पढ़ा नहीं है फैसला जो है, पहले आप उसको पढ़िए और उसके बाद फिर आप इस पर कोई टिप्पणी कीजिए। पहले तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो संविधान को महत्व देते हैं और संविधान की एक प्रति भी उन्होंने दिखाई और उन्होंने कहा कि 53 वर्षों तक मैंने संविधान की रक्षा की है और उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होना मेरी इस लंबी संवैधानिक यात्रा का एक हिस्सा मात्र है और मैं भारत के संविधान की रक्षा और बचाव करता रहूँगा। ये साफ तौर पर उन्होंने जोर देकर कहा और उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से नामांकन करना स्वीकार किया, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है और सभी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही और ये यहाँ रेखांकित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंशतः कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं कि 53 वर्षों से मैंने संविधान की रक्षा करने का काम किया है और इस समय संविधान के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, इसलिए मैंने इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का स्वीकार किया, चुनाव लड़ना, ये उन्होंने कहा। और फिर जो था उनका कि वो सलवा जुलूम पर जो उनका फैसला आया था और उसकी वजह से जो था अमित शाह ने उनको नक्सली समर्थक कहा था, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे इन आरोपों से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने सोचा मैं डर जाऊंगा, यानी अमित शाह ने सोचा मैं डर जाऊंगा, मैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस इतना कहना है कि फैसला पढ़िए और फिर बोलिए। एक तरफ से आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वह सही नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये साफ तौर पर कहा अमित शाह को एक तरीके से चुनौती देते हुए जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ और संविधान की रक्षा करने का काम मैंने किया है और मैं आगे भी ये काम करता रहूँगा। ये बहुत साफ तौर पर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा। तो बिल्कुल यहाँ देखा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी बहुत ज्यादा एक तरह से रिलैक्सिंग दिखाई दे रही थी, रिलैक्स थी कि ये चुनाव तो हम आसानी से ही जीत जाएंगे क्योंकि बहुमत के आंकड़े हमारे पास हैं। लेकिन विपक्षी एकजुटता ने, इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने बीजेपी की उस कोशिश पर, बीजेपी के उस सपने पर एक तरह से पानी फेर दिया है और जब से बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है, एनडीए के अंदर ही अब बिखराव के हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि बीजेपी की ये कोशिश थी कि वो राधा कृष्णन को जब उतारेंगे तो एनडीए के बजाय इंडिया गठबंधन के अंदर ये बिखराव हो जाएगा क्योंकि दक्षिण का उम्मीदवार उतारा जाएगा। हालांकि डीवी लाइव इस बात की लगातार दावा कर रहा था कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव का जो अब ऐलान हुआ है, इसमें उम्मीदवार जो है एनडीए की तरफ से, दक्षिण की तरफ से ही उतारा जाएगा और वैसा हुआ भी, क्योंकि बीजेपी को दक्षिण को साधना है आने वाले समय में। अगले जब 2026 में चुनाव होने हैं और दक्षिण बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बीजेपी दक्षिण पर पूरी तरह फोकस करी और उसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण का उम्मीदवार उतारा।
था। और बड़ी बात ये भी है अमलेंदु जी कि बीजेपी की जो रणनीति रहती है हमेशा वो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान बाद में करती है, लेकिन इस बार बीजेपी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि उसने अपने उम्मीदवार का ऐलान पहले कर दिया। और यही बीजेपी के लिए शायद थोड़ा मुश्किल बड़ी उसका एक फैसला रह गया। और एनडीए की तरफ से के लिए जो उम्मीदवार उतारा गया, एनडीए के विपक्ष की तरफ से जो इंडिया की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया, उनको चुनौती देने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को, उसने पूरा गेम ही एक तरह से बदल दिया है। और अब खबर ये आ रही है कि पहले जेपी नड्डा और तमाम दूसरे नेता इस मामले को संभाल रहे थे, उसके बाद अमित शाह ने कमान संभाली जब से बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान हुआ है। और अब अमित शाह से भी ये मामला संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से बी सुदर्शन रेड्डी लगातार चुनौती दे रहे हैं, सलवा जुडूम के मामले पर जो उनको घेरने की कोशिश की गई उस पर भी वो लगातार जवाब दे रहे हैं। और अमित शाह के जो सारे आरोप हैं वो गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं, उनके आरोप उन पर भारी पड़ रहे हैं। अमित शाह खुद घिर गए जब कई 18 पूर्व जजों ने उनके खिलाफ एक पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उनके खिलाफ पत्र लिखा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों का एकजुट होकर अमित शाह के खिलाफ पत्र लिखना, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात करना, ये अपने आप में अमित शाह के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। और इसीलिए अब अमित शाह को भी पीछे कर दिया गया है। और खबर ये आ रही है खुद पीएम मोदी ने ये कमान संभाली, और यही वजह है कि 8 सितंबर को यानी 9 सितंबर से ठीक एक रात पहले पीएम मोदी के आवास पर डिनर बुलाया गया है। और उस डिनर में सभी एनडीए सांसदों को आने के लिए कहा गया है, और कहा गया कि सभी को उपस्थित होना ही होना है, जो बताता है कि खुद बीजेपी समझ रही है कि एनडीए बिखर रहा है। हाँ बिल्कुल अंशिता, बीजेपी समझ रही है कि एनडीए बिखर रहा है, और इस बीच जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं वो एक बड़ा काम कर रहे हैं। वो एनडीए के घटक दलों के नेताओं को सबको फोन कर रहे हैं और मिलने का समय भी मांग रहे हैं। उन्होंने जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन रेड्डी, उनको भी फोन किया और उनसे समय मांगा और अपने लिए समर्थन मांगा। तो इस पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मैं चूंकि पहले एनडीए का उम्मीदवार घोषित हुआ था, उनको समर्थन दे चुका हूं, तो लेकिन मेरी आपके प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा है। तो अब ये श्रद्धा है तो अंशिता, अब ये ठीक है आप पहले समर्थन दे चुके हैं, लेकिन क्या ये श्रद्धा जो है वोटों में जाके तब्दील हो जाएगी? क्या नरेंद्र मोदी को ये डर सता रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी और बीआरएस की जो है ये श्रद्धा जो है बी सुदर्शन रेड्डी के प्रति ये वोटों में जाकर तब्दील हो जाएगी 9 सितंबर को? तो क्या इसीलिए बुलाया गया है ये रात का डिनर कि ताकि ये तय किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि पूरा एनडीए एकजुट है कि नहीं है? लेकिन ये भी हो सकता है कि सांसद जाएं और मोदी जी का भोजन भी कराएं और उसके बाद भी जो मोदी जी के कैंडिडेट को वोट ना दें। तो ये बड़ी एक जो है देखी जा रही है कि एनडीए के अंदर ज़बरदस्त तरीके से टूटन नज़र आ रही है। और इधर जिस तरीके से नीतीश कुमार से भी संबंध बीजेपी के खराब होते दिखाई पड़ रहे हैं, ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अंदर ही अंदर भीतरघात कर सकते हैं और बीजेपी का जो मोदी जी का प्रत्याशी है उसको हरवाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को उनके सांसद वोट कर सकते हैं। ये जो है चर्चाएं चलना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ गौर करने वाली बात ये अमलेंदु जी, जैसे कि आपने बताया जगन मोहन रेड्डी का जो बयान आया कि श्रद्धा है मेरी आपके साथ, जबकि हम ये देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेताओं को कॉल किया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से या अमित शाह की तरफ से, पिछले दिनों संजय राउत का दावा था कि उद्धव ठाकरे को फोन पहुंचा है, शरद पवार को भी, माफी चाहूंगी, शरद पवार को भी फोन पहुंचा है और उसमें भी यही कहा गया कि आप हमारे उम्मीदवार को वोट कीजिए। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संजय राउत की तरफ से या शरद पवार की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, इसलिए हम आपके उम्मीदवार को वोट नहीं कर सकते। जबकि एनडीए के उम्मीदवार की तरफ से या एनडीए के जो नेता हैं सांसदों की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से इस तरह के कोई बयान नहीं आ रहे हैं। तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर स्थिति डमाडोल है। हाँ बिल्कुल, एनडीए के अंदर भी स्थिति काफ़ी डामाडोल है अंशिता, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, चूँकि ये सीधे सीधे अब उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी बन गया है अंशिता, इसको साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ज़बरदस्ती लिया गया, ये आरोप हैं, और उसके बाद जगदीप धनखड़ गायब रहे काफ़ी दिनों तक, कोई खोज खबर उनकी नहीं मिली। आज भी कोई खोज खबर नहीं है। मीडिया के जरिए खबरें प्लांट हो रही हैं कि कभी बताया जा रहा है कि वो जयपुर में देखे गए, कभी बताया जा रहा है कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ देख रहे थे, कभी बताया जाता है कि वो सैनिक फार्म हाउस है अभय चौटाला का, वहाँ जाकर रहने लग जाएंगे। इस तरह की खबरें जो है वो प्लांट की जा रही हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ कहाँ हैं अभी भी किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए ये काफ़ी सवाल उठ रहे थे। अब धनखड़ से इस्तीफा लेने के बाद
और ये भी हो सकता है अंशतः कि चूंकि धनखड़ जो हैं वो जाट भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो जाट सांसद हैं और जयंत चौधरी, ये लोग भी बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो नरेंद्र मोदी एक तरीके से अपने सामने इन जाट सांसदों को भी धमकाना, घुड़काना, समझाना, जो भी कहिए वो कर सकते हैं 8 सितंबर को कि भाई आप लोग कल जो है गड़बड़ मत कीजिएगा। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो जाट जो सांसद हैं उनके अंदर है, क्योंकि जाटों के अंदर एक बड़ी नाराज़गी देखी जा रही है जिस तरीके से अपमानित किया गया एक तो जगदीप धनखड़ को, और उससे पहले सतपाल मलिक को किया गया, और सतपाल मलिक की तो अस्पताल में मृत्यु भी हो गई। तो इसलिए अब जो जाटों के अंदर एक बड़ी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। तो लोगों को लग रहा है, जो अब उनके सांसदों के ऊपर दबाव है कि भाई इस चुनाव में नरेंद्र मोदी से बदला ले लिया जाए, इनको सबक सिखाया जाए, ये सबके साथ इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। तो हो सकता है इस तरह की चीज़ों, तो ये भी बुलाया जाए, मतलब मोदी जी जो है वो बुला रहे हैं डिनर। जी बिल्कुल, दक्षिण साधना बीजेपी को यहाँ पर शायद भारी पड़ गया है, और ये भी एक वजह हो सकती है कि दक्षिण को साधने के लिए जगदीप धनखड़ को प्रेशराइज किया गया हो कि उनसे इस्तीफा लिया जाए। यही वजह है कि वो शायद चुप हो गए हैं, और जब उनकी चुप्पी पर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्ष ही था जिसने उनके फेयरवेल का चर्चा की कि उनको फेयरवेल मिलना चाहिए। जाहिर है उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसके बाद उनके फेयरवेल की जरूरत थी, लेकिन ना तो उन्होंने फेयरवेल उनको दी गई यहाँ सरकार की तरफ से, और ना ही उन्होंने अपना विदाई भाषण दिया। जगदीप धनखड़ जिस तरह से अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से कई सवाल खड़े हैं, और उन सवालों के जवाब तो बीजेपी नहीं दे पा रही है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि उस मामले पर आप चर्चा ना कीजिए, लेकिन अब जब वो मामला तूल पकड़ रहा था और जिससे जाट सांसद जो हैं, जो नाराज हो रहे हैं, जैसा कि आपने अभी अंदर खाने की जो खबर बताई है कि जाट सांसद नाराज हो सकते हैं, और इसको सिर्फ बचाने के लिए, इसको साधने के लिए ही अब जबरदस्ती की खबरें आ रही हैं कि जगदीप धनखड़ अब फार्म हाउस शिफ्ट हो गए हैं, वो सीरीज देख रहे हैं, वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही कि जगदीप धनखड़ गायब नहीं है, उनके बारे में पूरी जानकारी सबके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि जगदीप धनखड़ खुद आकर ये सारी बातें क्यों नहीं कह रहे हैं, और ये सवाल लगातार बना हुआ है, और ये सवाल बार बार, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की तरफ से पूछा नहीं जा रहा है। विपक्ष हर मोर्चे पर, हर मौके पर जगदीप धनखड़ के एकदम से गायब होने पर सवाल उठा रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी उठाया, प्रियंका गांधी या तमाम जो दूसरे विपक्षी सांसद है वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां है। और इन सब के बीच में अमित शाह ने जो कमान संभाली थी, अब अमित शाह की कमान भी ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। उल्टा अमित शाह खुद इस मामले में बुरी तरह घिर गए, जब इतने सारे जो पूर्व जज हैं उन्होंने उनके ही खिलाफ एक्शन लेने की अपील पीएम मोदी से कर डाली, जब उन्होंने वी सुदर्शन रेड्डी पर इतना गंभीर आरोप लगाया, और इसके बाद पीएम मोदी ने कहा यह मामला और ज्यादा खराब होता दिखाई दे रहा है। जाट सांसदों की नाराजगी, इसके अलावा अमित शाह के खिलाफ माहौल बनना, ये सारी चीजों को देखते हुए अब खुद पीएम मोदी आगे आए हैं, और 8 सितंबर की रात को डिनर पार्टी रखी गई है। और इसके पीछे साफ है कि ये बताना मकसद नहीं है कि चुनाव कैसे होना है, आपको वोट कैसे डालना है। जाहिर है उनको ये देखना है कि कितने सांसद वहां पे जुटान हो रहा है, क्या संख्या पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई झटका लग सकता है। लेकिन अमलेंदु जी आपका कहना भी सही है, ये भी हो सकता है कि एनडीए सांसद वहां पहुंचे, संख्या पूरी दिखाई जाए, लेकिन उसके बाद अगले दिन, जैसा कि कहा जाता है कि अंतरात्मा का सुने, और उसके बाद वहां पर अपना वोट बदल दे। क्योंकि नायडू और सबसे ज्यादा निगाहें इस वक्त नीतीश पर टिकी हुई हैं। वहीं जिस तरह से अभी जगन मोहन रेड्डी का बयान आ गया है कि मेरी श्रद्धा आपके साथ है, तो ये श्रद्धा शायद वोटों में तब्दील भी हो सकती है, और इसी का डर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। और बीजेपी का डर बार बार उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, मतलब एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटाना अब बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और इस चीज को लेकर इंडिया गठबंधन इतना उत्साहित है, या उत्साहित कह सकते हैं, या कॉन्फिडेंट है कि उसको पूरा चुनाव एक तरह से पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह शायद रही होगी कि खरगे ने कल, जब वो वोटर अधिकार यात्रा में थे, मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया और सीधे सीधे उन्होंने चुनौती दी कि 6 महीने के अंदर बंगाल चुनाव के साथ साथ केंद्र में भी चुनाव हो सकते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव से ही बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसको माना जा सकता है? हाँ बिल्कुल अंशिता, उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ बाजी पलटती हुई दिखाई पड़ सकती है निश्चित तौर पे, और एक बड़ा झटका नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है, क्योंकि एनडीए के अंदर
और बीजेपी के अंदर टूटन साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। इधर जिस तरीके से आरएसएस के साथ टकराव बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी का, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो तमाम परिस्थितियाँ बन रही हैं, इसमें ये लगता है कि बीजेपी के अंदर एक बड़ी टूटन देखने को मिल सकती है, चूँकि लग ये रहा है लोगों को कि भाई नरेंद्र मोदी तो 75 के भी होने जा रहे हैं, उसके बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे, तो किसी दूसरे का इसका मतलब नंबर आएगा ही नहीं, और फिर अमित शाह को गद्दी सौंप दी जाएगी अगर नंबर आया भी तो ये अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी को बचाने की मुहिम जो है ये बीजेपी के अंदर एक चल रही है। तो लोगों को लग रहा है कि जो बीजेपी के अंदर के लोग हैं कि ये सही अवसर है कि जिस समय नरेंद्र मोदी को एक झटका दिया जा सकता है इसके जरिए, तो ये इस तरीके की चीज़ चलती हुई दिखाई पड़ रही है, बीजेपी के अंदर टूटन हो सकती है। लेकिन बड़े सवाल अंशतः जो खड़े हुए हैं, तो कल जिस तरीके से कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ पटना में, राहुल गांधी ने वहाँ से कई घोषणाएं की, और जिस तरीके से बिहार में ज़बरदस्त समर्थन मिला और पूरे देश भर के अंदर ये बात पहुंची कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हुए, राहुल गांधी ये संदेश पहुंचाने में सफल हो गए। तो अगर ये राहुल गांधी संदेश पहुंचाने में सफल हो गए हैं तो ये चिंता का विषय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, और बीजेपी के अंदर की राजनीति जो है वो भी काफ़ी कुछ पलटा खाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो लोगों को लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी को क्यों ढोएं। और इधर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल घोषणा कर दी कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, अब समझा जा रहा है कि शायद वाराणसी की सीट को लेकर ही कोई फोड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि पीएम मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा हाँ, अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जब ये कहा है तो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, तो इसका मतलब अंशतः यही है कि वाराणसी की सीट नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से जीते हैं राहुल गांधी, यही कोई खुलासा करेंगे। इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी में एक जबरदस्त विद्रोह की स्थिति हो सकती है, जो अब होगी नहीं होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो सूरत बन रही है उसमें यह अंदाज लगाया जा सकता है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो सकती है। तो एक गंभीर परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने एक खुली चुनौती अमित शाह को दी है कि पहले आप मेरा फैसला पढ़ें उसके बाद बात करें, यानी कि आप बिना पढ़े लिखे आदमी हो, बिना पढ़े लिखे आप बात कर रहे हैं, ये सीधे से कहा है। और ये कहना कि उन्होंने सोचा था कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, और संविधान की रक्षा के लिए मैं 53 वर्षों तक काम करता रहा हूं, और मैंने इसीलिए इस चुनाव में खड़े होना स्वीकार किया कि संविधान पे खतरे हैं और संविधान की रक्षा मैं करूंगा। तो ये उन्होंने सीधी एक तरीके से चुनौती दे दी। बिहार में जो एसआईआर चल रही है उसको लेकर भी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने बहुत साफ शब्दों में अंशतः अपनी बात कही, और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच बहस का विषय नहीं है, यह हर नागरिक के लिए बहस का विषय है, क्योंकि हमारे देश में मतदाता सूची का बहुत महत्व है। मतदाता पहचान पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जाति, धर्म या समुदाय का उल्लेख नहीं होता। मतदाता सूची को किसी वर्ग की मर्जी और पसंद के आधार पर संशोधित नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो इस समय अक्षम है, इनकॉम्पिटेंट है, और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है। और फिर उन्होंने जो जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है उस पर बहुत तगड़ी चोट करते हुए कहा कि हमारा राज्य बहुसंख्यकवादी नहीं है, यह एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक राज्य है। केवल उचित रूप से कानूनी और संवैधानिक रूप से तैयार मतदाता सूची ही संविधान की रक्षा में मदद कर सकती है। यानी कि साफ तौर पर अंशतः कि ये मतदाता सूची जो नई तैयार की जा रही है एसआईआर के जरिए, ये संविधान की रक्षा नहीं करेगी, ये संविधान के ऊपर खतरा है, ये कहते हुए नजर आए जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तो यानी संविधान इस समय गलत हाथों में पड़ गया है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो गलत हाथों में, उनके हाथ संविधान पड़ गया है। ये जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, यह बहुत बड़ी बात समझी जा सकती है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखा जा सकता है कि संविधान की लड़ाई उपराष्ट्रपति चुनाव में भी लड़ी जा रही है। जब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा उठाया तो उसका असर सबने देखा। बीजेपी अपने अकेले के बलबूते पर बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई, और अब जब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, लगातार देखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के इंडिया के गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपने हर वक्तव्य में, अपने हर बयान में, अपने हर भाषण में संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एनडीए के उन सांसदों को अपने साथ लाने पर जोर दे रहे हैं जो संविधान के लिए खड़े हुए हैं। यानी बीजेपी को अगर अलग हटा दिया जाए तो चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपीआर हो, या फिर वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी हो, या तमाम दूसरे जो भी घटक दल हैं, वो सभी संविधान की रक्षा की बात करते हैं, और संविधान सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है। और सभी का वोटर, सिर्फ एक बीजेपी ऐसी है जो ये कहती है कि उसे सिर्फ एक समुदाय का, अगर उसको वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा सबके कोर वोटर्स हैं, सबके मुस्लिम्स की अगर हम बात
बात करें या दूसरे अल्पसंख्यकों की बात करें, सभी दूसरे जो दल हैं इनके कोर वोटर्स बने हुए हैं और उन्हीं सबको याद दिलाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। संविधान की रक्षा की बात करते हुए एसआईआर का मुद्दा उठाकर भी उन्होंने अगर संविधान की रक्षा की बात की तो इसके पीछे भी यही बात है और इसी को लेकर बीजेपी डरी हुई है कि जब जब संविधान के बचाने की लड़ाई विपक्ष की तरफ से लड़ी गई है तब तब बीजेपी को झटका लगा है और यही डर पीएम मोदी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी भी डरे हुए हैं, अमित शाह डरे हुए हैं और इसीलिए अब कमान पीएम मोदी ने संभाल ली है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान का आपने जिक्र किया तो वोटर अधिकार यात्रा में भी देंगे हम लोग जी बिल्कुल, हम राहुल गांधी का वो बयान सुन सकते हैं कि कैसे उन्होंने कहा कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की बारी है और जब ये बम फूटेगा तो इस बार पीएम मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, जबकि इससे पहले उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा था। चुनाव आयोग को लेकर कहा था कि चुनाव आयोग के इतने बड़े खुलासे करूंगा कि चुनाव आयोग पर से देश का भरोसा उठ जाएगा, चाहे वो पूर्व अधिकारी ही क्यों ना हो, रिटायर्ड अधिकारी ही क्यों ना हो, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और अब उन्होंने सीधा सीधा पीएम मोदी को लेकर अगर कहा है तो हो सकता है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, कि इस बार बात वाराणसी सीट की हो सकती है। तो पहले हम सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था, इस पर आगे चर्चा करेंगे। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी हमने राहुल गांधी को सुना, वोटर अधिकार यात्रा के समापन में ये उन्होंने बयान दिया और इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी खेमे में भी खलबली मच गई है कि आखिर अब राहुल गांधी कौन सा बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वाकई में वो एक बड़ा एटम बम था। चुनाव आयोग को आगे आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। चुनाव आयोग आके सिर्फ और सिर्फ चुनाव से संबंधित जानकारी देता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, जिस राज्य में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं तो उसकी जानकारी देता है, तारीखें बताता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग को आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हालांकि सिर्फ राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई थी, उनसे हलफनामा मांगा गया, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो किसी तरह का कोई हलफनामा नहीं देंगे और उसके बाद से चुनाव आयोग खामोश है। अमलेंदु जी, जो ये बताता है कि चुनाव आयोग भी समझ रहा है कि अगर इस मुद्दे को ज्यादा उठाया या ज्यादा कुरेदा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और फिर क्योंकि राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जो चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े करता है और उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो ऐसे में जब चुनाव आयोग एक एटम बम से इतनी बुरी तरह हिल गया था तो अब इस बार बात हाइड्रोजन बम की है और निशाना सीधा पीएम मोदी है, क्योंकि सुना हमने अभी राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने भाषण के आखिरी जो लाइन थी उनकी यही थी कि जब ये खुलासा होगा तो पीएम मोदी इस देश को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। यानी वाराणसी की सीट को लेकर राहुल गांधी जो लगातार दावे कर रहे हैं, हो सकता है इस बार वाराणसी सीट पर भी उस तरह की जानकारी उनके हाथ लग गई हो, उस तरह के सबूत उनके हाथ लग गए हो और जब अब
सभी का इंतजार है, सभी को इंतजार है राहुल गांधी की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़े खुलासे करने वाले हैं और शायद यही वजह है। अंशिता, इंतजार जो है ज्ञानेश कुमार जी की भी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब वो करनी तो मजबूरी होगी, क्योंकि अब बिहार का चुनाव की घोषणा करेंगे तब करना उनकी मजबूरी होगी, लेकिन उस समय वो पत्रकारों के सवाल लेंगे कि नहीं लेंगे, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ। बिल्कुल, ये इस पर भी सभी की निगाहें, बिल्कुल जैसा कि कहा आपने अमलेंदु जी, बिल्कुल सभी की निगाहें हैं कि राहुल गांधी तो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग इस पर कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग बिल्कुल साइलेंट मोड में चला गया है और इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी समझ रही है कि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और इसीलिए अब दूसरे तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि वोटर अधिकार यात्रा की अगर बात की जाए तो इसे भी रोकने की जगह जगह पर कोशिश की गई। कभी राहुल गांधी का हेलीपैड का मामला निकल कर आया, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जो हेलीपैड बनाया जा रहा था उसे अचानक से रद्द किया। उसके बाद हालांकि उसी जगह पर दोबारा उतरा, लेकिन पहले प्रशासन की तरफ से उसकी अनुमति रद्द की गई। उसके बाद जहां विश्राम करना था उसे रोका गया। फिर सुरक्षा का मामला आया और उसके बाद ये भी जानकारी निकल कर आई कि जिन लोगों को लेकर खबर फैलाई जा रही थी वो भी शायद खबर झूठी थी, उसमें कोई सत्यता नहीं थी। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन इसके बाद भी वोटर अधिकार यात्रा हुई और यात्रा का समापन हुआ, जिसमें देखा गया इंडिया गठबंधन एकजुट था और उस दिन राहुल गांधी ने समापन के दिन इतना बड़ा ऐलान कर दिया है। और उनके इस ऐलान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। उसके पीछे भी बहुत सारी वजहें कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया क्यों कि बंगाल चुनाव के साथ देश में चुनाव हो सकते हैं, मोदी सरकार गिर सकती है। यह अपने आप में बड़ा बयान है। तो पहले हम सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्या कुछ बोले थे वो। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहां जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। तो अभी खड़गे को सुना हमने। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह से देखा जा सकता है कि राहुल गांधी का पहले हाइड्रोजन बम का ऐलान करना, कहना कि हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, और उसके बाद खड़गे का इस तरह का बयान आना कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बयानों के मायने एक ही है कि कुछ तो चल रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर फूट पड़ रही है और उपराष्ट्रपति चुनाव से उसकी शुरुआत हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव ही मुझे लगता है कि पहला जो होगा वो चरण होगा कि जहाँ इनको पटखनी जो है मोदी जी को दी जा सकती है, या यहाँ से एक शुरुआत हो सकती है सरकार को हिलाने की। क्योंकि बीजेपी अंदरूनी संघर्ष से भी काफ़ी जूझ रही है अंशिता, और बीजेपी के साथ साथ एनडीए में भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है। और जिस तरीके से ये 30 दिन वाला जो विधेयक लेके आया गया, जो जेपीसी को चला गया है कि 30 दिन जो है अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है मुख्यमंत्री या मंत्री तो उसका छीना जा सकता है पद 31वें दिन। तो ये तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं इस विधेयक को पारित ना होने देने के लिए सबसे पहले इसको पटखनी देंगे इनके उम्मीदवार को, बीजेपी का जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद का, जो आरएसएस का उम्मीदवार है असल में तो सीपी राधाकृष्णन, उनको पटखनी देंगे। तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन जो वोट चोरी का मसला अंशता, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। वोट चोरी को लेकर मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से ये मसला पूरे बिहार में फैल चुका है, पूरे देश में फैल चुका है, और बच्चा कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो हम लोग सुन भी सकते हैं कि मनोज झा ने क्या कहा इस मसले को लेकर। जी बिल्कुल, हम मनोज झा को सुनना चाहेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जो है आवाज है वो चिन्ह। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना था कि कहना रहा है हमेशा से, अब ये राहुल जी तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही। संदेश कोने कोने तक पहुंचा है, चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। देखिए, इस नारे का मतलब क्या है? सिर्फ वोट चोरी नहीं, मत का उद्देश्य क्या होता है? बदलाव। बदलाव किस लिए? नौकरी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर सामाजिक सुरक्षा। तो एक अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है तो बदलाव की कोशिशें भी मैं समझता हूं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उस संदर्भ में देखिए कि अगर उनकी टीम कुछ और ऐसे सबूत लेके आ रही है तो इस संस्था की क्रेडिबिलिटी और इसका कोलैबोरेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जिस प्रकार एस्टैब्लिश हो रहा है वो और हो जाए।
तो अभी हम मनोज झा को सुन रहे थे और इन्होंने भी घेरने की कोशिश की है। जिस तरह से पूरी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक नारा गूंजता रहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब ये नारा सिर्फ देश में ही नहीं रहेगा बल्कि अमेरिका और चीन तक भी ये नारा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। यानी ये मामला और ज्यादा बढ़ने वाला है और विपक्ष ने ये बता दिया है कि ये यात्रा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहनी है बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह की यात्रा निकाली जाएगी। और पिछले दिनों खबर भी आई थी कि गुजरात में इस तरह की एक यात्रा शुरू भी हो रही है। तो ये अपने आप में बताता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और यही एकजुटता बीजेपी खेमे की बेचैनी बढ़ा रही है, एनडीए खेमे की बेचैनी बढ़ा रही है। और इसीलिए हर मौके पर यह देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता को देखते हुए पीएम मोदी इतने परेशान है कि वो बार बार एनडीए को एकजुट दिखाने की कोशिश करते हैं। जब पिछले दिनों वो गया जी आए थे तब जिस तरह से एनडीए के तमाम सांसदों का उन्होंने जुटान किया था मंच पर, वो भी इसी तरफ इशारा करता था। बीच में लोगों का अंशतः गया जी पर याद आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार गए थे तो उन्होंने कहा था कि गुड़गांव, गया जी को गुड़गांव जैसा बनाना है। अब कल वो गुड़गांव का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि 1 घंटे की बारिश हुई और 20 किलोमीटर लंबा जाम जो लग गया, लोग 6-6 घंटे जो थे अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी को ऐसा ही गुड़गांव बनाना चाहते हैं। ये बड़ा उल्टा मार करेगा मानसून में जो है जिस तरीके से। तो ये गया जी को गुड़गांव बनाने की बात जो थी वो अब लोग समझ लेंगे बिहार में कि नरेंद्र मोदी आखिर गया जी को बनाना क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, और इसकी भी चर्चा शुरू हो ही चुकी है लगातार। भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत हो चुकी है क्योंकि तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बहुत भ्रष्ट है जी। और नीतीश कुमार अपने मंत्रियों क्या क्यों जाते हैं, उनके एक एक बाबू क्या करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। वो बात भी हम लोग सुनेंगे कि तेजस्वी किस तरीके से कह रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको लेकर दिग्विजय सिंह जो है वो भी पटना में थे, उन्होंने भी इसको लेकर नीतीश सरकार को और एनडीए सरकार को घेरा है भ्रष्टाचार को लेकर। तेजस्वी को भी हम लोग सुनेंगे जी बिल्कुल। हम तेजस्वी यादव को सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव हो या पूरा इंडिया गठबंधन हो एकजुट होकर एनडीए सरकार पर हमलावर है, नीतीश कुमार पर भी हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नीतीश कुमार को साधने की भी कोशिश एक तरह से हो रही है। लेकिन पहले चलिए हम तेजस्वी को सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है, पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो अभी तेजस्वी यादव को हम सुन रहे थे अमलेंदु जी, और उन्होंने साफ साफ नीतीश कुमार पर निशाना साधा है क्योंकि बहुत बार कोशिश भी की गई कि नीतीश कुमार शायद अब अपना कोई फैसला बदलेंगे और इधर आएंगे, लेकिन अब वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के निशाने पर एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों इस तरह के बयान नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार फिर एक बार तेजस्वी यादव ने सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। और ये सिर्फ तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं बल्कि अब इंडिया गठबंधन के दूसरे तमाम नेताओं की तरफ से भी लगाया जा रहा है। जंगल राज को लेकर तेजस्वी यादव लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, और अब ये एक नया मुद्दा लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार घिर रहे हैं, एनडीए सरकार घिर रही है, उस पर ये एक नया वार दिखाई दे रहा है और इससे भी बिहार चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बिहार चुनाव पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और जिस तरीके से साफ तौर पर नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा है कि उस मंत्री के आप क्यों जाते हैं और आपके इंजीनियर जो उनके करोड़ रुपया मिल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला जो है बिहार में बन चुका है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मालूम पड़ा 1 महीने में 22 से ज़्यादा पुल गिरे, लगभग 2 दर्जन पुल गिरे, तो ये मसला भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। इसको लेकर दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी पटना में थे। उन्होंने भी इस भ्रष्टाचार को लेकर कहा है कि बिहार में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार है। उन्होंने जो कहा है वो भी हम लोग सुन सकते हैं। अंशिता जी बिल्कुल, हम दिग्विजय सिंह को सुनते हैं क्या कुछ बोले हैं वो। सर भ्रष्टाचार की बात करते हैं और नीतीश
के जो है अधिकारी जो है उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। बात यह है, कोई नई बात नहीं है। जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकारें हैं वहाँ भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, व्यवसाय हो गया है। उसमें सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के सारे नुमाइंदे और उस प्रांत के भ्रष्टतम अधिकारी कर्मचारी, उनका गठबंधन है और बिजनेस पार्टनर्स हैं। उस जिस तरह से कमीशन एजेंट बड़े बड़े कंपनियां बना देती है, उस तरह के कमीशन एजेंट बन गए हैं बिहार में, जिले जिले में जो वसूली कर रहे हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग पार्टनर हो गए हैं भ्रष्टाचार में। इसमें पार्टनरशिप चल रही है बिहार में। सर, गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है सर। बिहार में जो चुनाव है चर्चा नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है, एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत आएगी। दूर से ये परिपाटी जो है, ये कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? सर, गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जो लोग भी तो अभी भी दिग्विजय सिंह को सुना और उन्होंने भी वही बात दोहराई है कि किस तरह से बिहार में और तमाम जो बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्य है वहां पर भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और इसके चलते बीजेपी भी गिरती है, एनडीए सरकार भी गिर रही है। और आपको याद होगा जगन मोहन रेड्डी ने भी जब बात की थी कि राहुल गांधी और नायडू के बीच बातचीत चल रही है, उस समय भी उन्होंने नायडू को घेरने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, उस समय भी उन्होंने नायडू को घेरने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि हॉटलाइन के जरिए रेवंत रेड्डी के जरिए वो राहुल गांधी के संपर्क में, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था। तो अगर राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन के जरिए हैं तो फिर खेल होगा अब इसका उपराष्ट्रपति चुनाव में। और अब बी सुदर्शन रेड्डी ने सीधे सीधे फोन कर दिया जगन मोहन रेड्डी को, तो अब ये भी संकट अब जगन मोहन रेड्डी के सामने होगा। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि वहाँ संकट तो निश्चित तौर पर है। लेकिन इधर अंशिता, जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार SIR में धोखा है और वोट चोरी करने की कोशिश है, इसको लेकर अब आरोप लगाया जो अमित मालवीय हैं उन्होंने कि पवन खेड़ा के पास दिल्ली में 2 एपिक कार्ड हैं। अब इसको लेकर पवन खेड़ा ने अपनी टिप्पणी की है कि ये हम भी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं, 2 एपिक कार्ड क्यों हैं अगर हैं तो ये अब जो क्या कहा है पवन खेड़ा ने, इसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बीजेपी का जवाब दिया है और बीजेपी को चुनाव आयोग को घेरा है। जी बिल्कुल, हम सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। IT सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो ट्वीट करके दावा कर रहे हैं कि आपके 2 वोटर आई कार्ड है और कांग्रेस पार्टी जो तमाम बातें कर रही है इस तरीके की, तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1 ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की, ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है। मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका, अभी तक नाम क्यों है। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम SIR लाएं। SIR में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम SIR जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालवीय को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। तो आप अमित मालवीय की इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये आपकी जानकारी? मैं कोई खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं।
जो वो कह रहे हैं हम भी वही, हमने पहले कहना शुरू किया, अब मजबूरी में वो भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रही है। अब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं कि मेरा एपिक क्यों नहीं काटा। हम चुनाव आयोग से पूछते हैं क्या मेरी तरह ऐसे लाखों वोट दिल्ली में भी हैं जिनसे आप दुरुपयोग करा के बीजेपी को वोट डलवाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं। सर, इसके अलावा जो एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, वो तो रोक तो नहीं लगाई, रोक नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद से, लेकिन ये जरूर है कि अब वहाँ जो है लीगल जो अथॉरिटी है उसको कहा गया है कि वो लोगों बिल्कुल। तो अभी हम पवन खेड़ा को सुन रहे थे और पवन खेड़ा ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि मैं काफी समय पहले यानी 2016 का उन्होंने जिक्र किया कि मैं उस जगह से शिफ्ट हो चुका हूं, तो फिर अभी तक मेरा नाम वहां की लिस्ट में क्यों शामिल है। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। और उन्होंने जब उनको घेरने की यहाँ पर कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, और यहाँ तो बीजेपी और चुनाव आयोग उल्टा खुद ही घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो कह रहे हैं, मतलब जिस तरीके से बैक फायर कर दिया था अनुराग ठाकुर ने कि साहब 6 सीटों का बता करके वहाँ धांधली हुई है, और अब उसके 6 सीटों का कहा था, उसके बाद वो 7वीं सीट जो है अब वो मालूम पड़ा कि वो वाराणसी की आ रही है, वहाँ पे घपले की हो रही है। तो यही जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं अपने पवन खेड़ा कि हम भी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव गड़बड़ी कर रहा है। और अब इस बात को जो है मोहर लगा रहे हैं अमित मालवीय, यानी बीजेपी भी मोहर लगा रही है। इसका मतलब क्या, बीजेपी अपने को घिरता देखकर अब चुनाव आयोग पर ही हमलावर हो गई है। अब ये सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर लगातार घिरे हुए अच्छे तरीके से नजर आ रही है बीजेपी। ये साफ तौर पर समझ में आता है अंशिता, और ये मसला अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है और ये आसानी से अब ऐसे निपटने वाला नहीं है। कल जो यात्रा हुई है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी यात्रा समाप्त की है और उसके बाद हाइड्रोजन बम की जो घोषणा की है, तो इससे बीजेपी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रही है। और ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी के लिए संकट अब बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इधर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं बार बार विदेश, और वहाँ जाकर वो तमाम राष्ट्राध्यक्षों से बड़े खिलखिलाकर जो गले पड़ते हैं जाकर, तो उसको लेकर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बहुत तगड़ा कटाक्ष जो किया है अंशदार। और एक तो उन्होंने उनकी यात्रा पर सवाल उठाए कि कितना पैसा खर्च हुआ इस यात्रा पर, जनता का पैसा, उसका आउटकम क्या है, ये लेकर लगातार बात उठती रहती है। लेकिन जिस तरीके से वो जाकर एर्दोगन से मिले, जिस तरीके से शी जिनपिंग से मिले, और ये बात आई थी कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान पाकिस्तान के साथ तुर्की और चीन जो थे वो लगातार उसकी मदद कर रहे थे, ये बात सामने आ चुकी। उसके बाद भी जाके शी जिनपिंग से आप गले पड़ते हो, एर्दोगन के गले पड़ते हैं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल यहाँ उठ रहे हैं। तो संजय सिंह ने क्या कहा है ये भी हम लोग सुन सकते हैं, प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर, प्रधानमंत्री के गले पड़ने पर लेकर। जी बिल्कुल, संजय सिंह को सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने और कैसे पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में बुरी तरह घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले संजय सिंह को सुनिए। तो इस पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन में वो बात सामने आई है जो एक तरह से पिछले दिनों राजनाथ सिंह जब इसमें गए थे तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार वो डिक्लेरेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा थी कि डबल स्टैंडर्ड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते टेररिज्म के मुद्दे पे शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में। कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो घटित हुआ है भारत के साथ, हम उस सच्चाई के ऊपर बात करें। घटित ये हुआ है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स, सारा कुछ सपोर्ट अगर कहीं से मिला है तो चीन से मिला है, अजरबैजान से मिला है, टर्की से मिला है। इस बात को माना है कि इस बार हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे। तो ये तो अब सार्वजनिक सत्य है, इसमें कहीं कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप उस चीन के साथ अपने रिश्ते बहुत सोच समझ के, फूंक फूंक के कदम रखिए। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ऐसे मत किया करो कि आप तुरंत पहुंच के गले लगाने लगते हो, कभी झूला झूलाने लगते हो, कभी साष्टांग दंडवत हो जाते हो, कभी तारीफों के पुल बांधने। किस बात के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं भाई चीन को? इसलिए कि हमारी 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजड़ गए, इसलिए कि गलवान घाटी में 20 जवानों की हमारे शहादत हुई, इसलिए कि चीन अलग अलग इलाकों में नॉर्थ ईस्ट से लेके और लद्दाख तक में घुसपैठ करता है। किस बात के लिए आपने चीन को धन्यवाद दिया? इस बात के लिए कि उन्होंने लड़ाई के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया, आतंकवादियों का साथ दिया। और क्या कह रहा है चीन
कह रहा है पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी आप अपने स्टैंड को अगर बदलेंगे, आपने 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दिया 6 साल में। भारत के अंदर जो चीन से आयात हुआ है 6 वर्षों में, वो हुआ है 40 लाख करोड़ रुपए। मैं मोदी भक्तों को बताना चाहता हूं, 40 लाख करोड़ लिखते लिखते थक जाओगे, इतना जीरो लगाना पड़ेगा। और उसके बावजूद उस चीन ने भारत के साथ जब पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया। और आज आप पूरा जिंगपिंग कर रहे हैं चारों तरफ। सारा मीडिया मैं देख रहा हूं, सारे मोदी भक्त गुणगान करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये विदेश नीति भारत की ठीक नहीं है और बहुत संभल के सोच समझ के कदम रखना चाहिए। ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि लाल आंख दिखाओ। अब ना इनकी लाल आंख दिख रही है, न नीली आंख दिख रही है, न पीली आंख दिख रही है। बस अब ये कभी इनको ट्रंप धमका देता है, कभी चीन धमका देता है, इसी हालत में रहता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कनेक्टिविटी शुड रिस्पेक्ट सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर इसमें कुछ बाईपास होता है तो एक तरह से ट्रस्ट लूज करने वाली बात होगी। तो इसका तो सबसे बड़ा जवाब चीन को देना चाहिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ने कितना पालन किया है, आप मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कि तो अभी संजय सिंह को सुना हमने और उन्होंने काफ़ी गंभीर बात कही है, काफ़ी लंबी यहाँ पर हम सुन रहे थे। अभी काफ़ी देर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की और एक ट्वीट भी है अमलेंदु जी जो संजय सिंह की तरफ से किया गया है। हम चाहेंगे कि आप बताएं हम जनता। हाँ, जो यात्रा है असल में इनकी अभी हुई थी प्रधानमंत्री की सऊदी अरब, उसको लेकर उन्होंने जो है वो निशाना साधा है संजय सिंह ने। और उन्होंने कहा कि जो मोदी की आधे दिन की सऊदी यात्रा पर 15 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च हुए, होटल का बिल आया 10 करोड़। इस खबर को किसी भी टीवी चैनल पर दिखाना सख्त मना है। आदेश का पालन ना करने पर नौकरी जा सकती है, आज्ञा से महामानव। ये एक बड़ा गंभीर आरोप जो है उन्होंने लगाया है और एक मीडिया आउटलेट की खबर जो है उसको शेयर करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है। तो ये गंभीर आरोप है अंशिता कि हम जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरीके की फिजूल की यात्राओं पर खर्च किया जाता है। यानी आधे दिन की यात्रा पर 15 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये कैसे महामानव में जो गरीबी में जीते थे, जो वो जो है वो 15 करोड़ 54 लाख रुपया जो है वो आधे दिन की यात्रा पर खर्च कर देते। तो ये सवाल निश्चित तौर पर गंभीर और ये सवाल अब प्रधानमंत्री के ऊपर उठ रहे हैं कि आप देश के टैक्स पेयर्स का मेहनत का पैसा, 140 करोड़ लोगों का मेहनत का पैसा आप इस तरीके से फिजूल की यात्राओं पर खर्च कर रहे हैं जिसका कोई आउटकम किसी भी तरीके का दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ भी प्रधानमंत्री गिरते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर शी जिनपिंग से जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई है उसके बाद से तो विपक्ष, पूरा विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहा है कि क्या आप गलवान घाटी वाला वो मंजर भूल गए? क्या आप ये भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से चीन ने ही पाकिस्तान का पूरा साथ दिया था? क्या आप भूल गए कि चीन किस तरह से देश की सीमा में घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है और पीएम मोदी या बीजेपी की तरफ से या भारत सरकार जो मोदी सरकार है उसकी तरफ से लगातार क्लीन चिट दी जा रही है? और इससे पहले खुद मोदी सरकार की तरफ से तमाम ऐप्स बंद किए गए थे, चीनी ऐप्स बंद किए गए थे, लेकिन अब आप शी जिनपिंग के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार पीएम मोदी की जो इस बार की यात्रा है, जो एससीओ समिट में वो शामिल होने पहुंचे हैं, उस पर वो लगातार घिरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग की तरफ से अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान और भारत के साथ एक जैसा बर्ताव करते दिखाई दे रहे हैं। कई तस्वीरें भी सामने आई कि जो जगह पीएम मोदी की है वही जगह पाकिस्तान की दिखाई दे रही है। यानी शी जिनपिंग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान उनके लिए एक ही जगह पर हैं और यहाँ पीएम मोदी की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से शी जिनपिंग के साथ अब अपने संबंध सुधारने की, दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ये यात्रा पीएम मोदी के लिए बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो गई है और उनकी लगातार आलोचना हो रही है। और इन सब के बीच में ये भी कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे
जिन विदेश दौरों पर या विदेश नीति को लेकर पीएम मोदी या पूरी मोदी सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाती थी। ये कहती थी कि मोदी राज में विदेश जो दौरे हैं उसके चलते ही विदेशों के साथ संबंध अच्छे हुए हैं, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि लगभग हर देश से अब भारत का जो सम्मान था, वो कद था, वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर अमेरिका, जिसको लेकर ट्रंप को लेकर जो दावे किए जाते थे कि ट्रंप दोस्त हैं, पीएम मोदी के दोस्त हैं, माय फ्रेंड मोदी कहकर वो संबोधित करते थे, लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका का रवैया है ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में, उससे भी पीएम मोदी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी अब विदेशों में भी पीएम मोदी का कद उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जो पोर्ट्रे करने की कोशिश इतने सालों से की जा रही थी बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ वापस भारत की बात करें, एसआईआर की बात करें, वोट चोरी का मामला है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें, इन सभी में अभी बीजेपी और एनडीए सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। और एनडीए को, या खास तौर पर बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार चल रही है, इसमें भी अब कहीं ना कहीं डगमगाई हुई हालात दिख रहे हैं। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, हालात काफ़ी डगमगाए दिख रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर निश्चित ये है कि जो दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनकी और 7 अन्य लोगों की, इनके समेत 7 अन्य लोगों की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट से 2:30 बजे फैसला आएगा। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए कि 5 साल से ये लोग बंद हैं और जमानत याचिका पर सुनवाई हो ही नहीं पा रही थी। तारीख पे तारीख लग रही थी, जबकि जो पुराने सीजीआई थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बताया था कि उन्होंने A to Z जो है वो जमानत दे दी है। तो A to Z की जमानत में ना शर्जील इमाम आते थे ना उमर खालिद आते थे, ये A to Z के बाहर रहे होंगे। और इसी तरीके से और भी हमारे तमाम जजेस जो है वो कहते रहते हैं कि साहब वो जो जेल जो है वो अपवाद है और बेल जो है वो नियम है। तो ये इस मामले में जो था वो बेल नियम जो है ये लागू नहीं हुआ और जेल अपवाद जो है वो लागू हो गया। तो ये इसको लेकर सवाल उठते रहते हैं। तो आज इस पर 2:30 बजे फैसला आएगा। तो जो फैसला आएगा तब भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या फैसला आया, तो इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। लेकिन ये एसआईआर का मुद्दा अंशतः जो है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है और इस पर अब नए सिरे से एक और आंदोलन की सूचना है। और ये जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी एक और यात्रा जो है वो कर सकते हैं बिहार में बहुत जल्द ही। और जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा कहा जाए कि तमाचा पड़ा चुनाव आयोग को, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आज 12 बजे तक जो जिला विधिक प्राधिकरण हैं जो न्यायालयों में, वो मित्र उनकी नियुक्ति करेंगे जो सारा काम देखेंगे। तो चुनाव आयोग से जो है उसके अधिकार छीने हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो आज 12 बजे तक जारी होना था। तो वो जब सूचना आएगी वो भी हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन अब सीधे एसआईआर का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आ गया है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो अब राजनीतिक दलों से भी कहा, उन्होंने कल जस्टिस सूर्यकांत ने खासतौर से आरजेडी से कहा कि उनके जो अधिवक्ता थे शोएब आलम, उनसे कहा कि अपनी पार्टी से कहिए सक्रिय हो जाए। यानी कि जो शिकायतें थीं आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से 89 लाख वोटों की, तो यानी अब ये संकेत दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अब जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जाके शामिल होइए और विद कीजिए, और चुनाव आयोग अब बेईमानी नहीं कर पाएगा, और करेगा तो हम यहाँ बैठेंगे। कहा भी कल सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप कुछ कहते हैं तो हम यहाँ बैठे हैं, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। जी, लगातार सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जब एटम बम फोड़ा उसके बाद चुनाव आयोग ने हलफनामा तो मांगा, लेकिन अब चुनाव आयोग पूरी तरह शांत हो चुका है। अब हाइड्रोजन बम का हम लगातार यहां पर जिक्र कर रहे हैं। वो बयान राहुल गांधी का लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि अब सभी की निगाहें राहुल गांधी की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, क्योंकि ये तय है राहुल गांधी ने अगर कोई बात कही है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। ये बात 7 अगस्त को देखी जा चुकी है, जब उन्होंने कर्नाटक की एक सीट महादेवपुरा को लेकर इतना बड़ा जब खुलासा किया, जब वहां पर लगभग एक सीट पर सिर्फ 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। तो ये राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लगभग अभी पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि लगभग शायद 48 सीटें ऐसी हैं जिन पर धांधली की गई है लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ऐसे में अब राहुल गांधी किन सीटों का खुलासा करने वाले हैं और इन तमाम सीटों में क्या पीएम मोदी की भी वाराणसी सीट होगी? क्योंकि वाराणसी सीट का अगर हम नतीजों के दिन की बात करें तो लगातार 5 राउंड तक ये देखा गया था कि अजय राय जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे वो लगातार आगे बने हुए थे, और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाले जो उस वक्त जिस तरह से काउंटिंग चल रही थी बहुत चौंकाने वाली थी कि पीएम मोदी की सीट पर वो पीछे चल रहे हैं
5 राउंड तक, और 6वें राउंड में अचानक से पीएम मोदी ऊपर आए और पीएम मोदी फिर जीत हासिल हुई उनको लेकर, उसी को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के समापन में हाइड्रोजन बम की बात की है, और उस हाइड्रोजन बम की बात करने के बाद इस बार निशाना चुनाव आयोग पर नहीं साधा है, बल्कि सीधे सीधे कहा कि पीएम मोदी अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे, जिसके बाद से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जो खुलासा होने वाला है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की कुर्सी पर ही संकट के बादल मंडरा देगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से 17 सितंबर नजदीक आ रही है, 75 साल के पीएम मोदी होने वाले हैं, उससे पहले संघ के तेवर जो उनके खिलाफ देखे जा रहे हैं, गडकरी के बयान, नितिन गडकरी के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, लगातार वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, इससे भी पीएम मोदी को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव की कुर्सी, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी उपराष्ट्रपति की कुर्सी एनडीए के हाथ से खिसकती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि इस वक्त बीजेपी के लिए हर तरफ मुश्किल है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसमें जिस तरह से जनता का समर्थन उस यात्रा को मिला, उससे यह साफ है कि बिहार चुनाव में भी बीजेपी को वो नहीं मिलने वाला है जो उन्होंने कोशिश की वक्फ कानून को बिल्कुल आखिरी मौके पर, आखिरी समय पर लागू करके, जबकि ये माना जा रहा था कि क्योंकि नीतीश कुमार की जरूरत है बीजेपी को, क्योंकि एलजेपीआर की जरूरत है, क्योंकि जीतन राम मांझी की जरूरत है बीजेपी को, इसलिए शायद इस कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपने सहयोगियों को, जैसे कि उसकी नीति रही है, अपने सहयोगियों को कमजोर करके खुद को मजबूत करने की, और बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अगर बिहार में चुनाव जीतेगी तो महाराष्ट्र का जो मॉडल था वहां वो ही लागू किया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी को अपना वो सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वक्फ कानून लाकर बीजेपी ने जो बाजी पलटने की कोशिश की थी, बिहार में विपक्ष की तरफ से निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी की उस कोशिश को भी एक तरह से फेल कर दिया है, और इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अभी सबसे ज्यादा निगाहें, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव पर हैं, क्योंकि अभी सबसे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं, 9 सितंबर को होने हैं, और उससे पहले जिस तरह से अमित शाह घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो आगे आकर लगातार अमित शाह के हर आरोप का जवाब दे रहे हैं, उनके हर वार पर पलटवार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार पूरी तरह शांत बने हुए हैं। इसको लेकर भी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए, तो सीधे सीधे चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। हाँ बिल्कुल, एनडीए के अंदर काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है, और डिबेट से तो अंशिता जी डर लगता है बीजेपी को, और डर इतना लगता है कि वो आरजेडी की तो प्रवक्ता हैं कंचन यादव और प्रियंका भारती, अब दोनों बता रही हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि बीजेपी वाले टीवी चैनल्स को बोल देते हैं कि अगर ये डिबेट में आएंगी तो हम डिबेट में नहीं आएंगे। तो इतना घबराहट डिबेट से जो होने लगी है, तो अब ये जाहिर सी बात है कि अब सीपी राधाकृष्णन क्या डिबेट करेंगे। भाई संघ में लाठी भांजते रहे शाखा में, तो अब वो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से क्या डिबेट कर पाएंगे, किस मसले पर डिबेट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, डिबेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो कैसे कर पाएंगे। तो डिबेट से तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन जो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने एक जो बड़ा चैलेंज दिया अमित शाह को, वो साफ तौर पे कहा कि पहले मेरा फैसला पढ़ो फिर बात करो, यानी तुम बिना पढ़े लिखे हो। और दूसरा यह कि उन्होंने सोचा था कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये साफ तौर पर चुनौती एक तरीके से अमित शाह को दी है कि आप जो डराने का काम करते हैं, तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी अमित शाह से डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और उनका ये जो दिखाई दे रहा है, उनके अंदर वो क्षमता भी दिख रही है। इसीलिए ही जो राधाकृष्णन है वो पूरी तरह से शांत हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो खुद जाकर जो इधर बी सुदर्शन रेड्डी हैं, वो खुद आगे जाकर एनडीए के सांसदों से भी बातचीत कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी के लिए अपने लिए वोट मांग रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि मैं नीतीश से भी बात करूंगा, मैं नायडू से भी बात करूंगा, जगनमोहन रेड्डी से वो बात कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने उम्मीदवार के लिए, एनडीए के उम्मीदवार के लिए बीजेपी को वोट मांगने पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि वो कितने ज्यादा डटकर इस चुनाव में है, और सही उन्होंने जिस तरह से कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, ये साफ उनके व्यवहार में भी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वो इस चुनावी मैदान में
में उतरे हुए हैं। इसके अलावा अभी जिस तरह से आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आज शायद फैसला दे सकता है, आदेश सुना सकता है कि उमर खालिद के मामले में अब क्या होना है, इस पर जो भी जानकारी होगी डीवी लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। सुनवाई होगी तो उसकी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा जो चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कल जब 1 तारीख को एसआईआर मामले में सुनवाई हुई, उस पर क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए वो काम किया जो दिया गया था, इस पर भी जो भी अपडेट होगा डीवी लाइव के माध्यम से आपको बताया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। तो इसी तरह तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। और बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।